गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम व कार्य योजनाएं। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु जो कार्यक्रम संचालित किए गए थे, जो कार्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसी के संदर्भ में यानी वेरियस प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा के विकास यानी प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा को जब ये मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो मौलिक अधिकार यानी अब आपका एक मूल अधिकार हो गया, है ना। मूल अधिकार की श्रेणी में इसको रख दिया गया प्राथमिक शिक्षा को, यानी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को एक मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। अब उसमें यानी कि आर्टिकल 21A, है ना, जो हम अनुच्छेद है वह 21A के नाम से जाना जाता है। ये मूल अधिकार है आपका शिक्षा प्राप्त करना, ठीक। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि इसके पहले यानी जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था, तो उसमें इस तरह के वक्तव्य उल्लेखित थे कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 ये आर्टिकल 45 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। अनुच्छेद 45 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 45 यानी इस तरह का एक उपबंध करता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के, यानी कि 6 से 14 ये जो आयु वर्ग के बालक हैं, इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में किया गया था। तो उसमें यह उल्लेखित था कि 10 वर्ष के अंतर्गत ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन शायद ये दुर्भाग्यवश हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, या बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को देखते हुए या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं हो सका, ठीक है। तो लेकिन एक चीज यहां पे एक छोटा सा प्रश्न है कि ये आप बताएंगे, कमेंट करके हमको बताइएगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया है, या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कब लागू किया गया था। कमेंट करके फटाफट बताइएगा हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के सुझाव आए, समितियां गठित की गई कि प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाया जा सके, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए हो, सार्वभौमिक किया जाए, इसको सर्वसुलभीकरण किया जाए कि हर बालक इसके संपर्क में आ सके, हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारी कार्य योजनाएं दी गई, बहुत सारे उपबंध किए गए, बहुत सारी समितियां गठित की गई। अब उन्हीं समितियों के, उन्हीं कार्य योजनाओं को, समितियां तो हमने पढ़ ली है पहले, उन्हीं कार्य योजनाओं के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, कौन से ऐसे प्लानिंग है जिसके आधार पर प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाया जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा रहा है, सर्वसुलभीकरण किया जा रहा है। बहुत सारे उद्देश्य रखे गए। तो इन सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं आज, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, और अनौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन की बात हम करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक क्या होता है, अब आप बताइए। चलिए हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा यानी एक प्रकार से सीधे सीधे अर्थ में आप समझें कि औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जो चार दीवारी के अंदर दी जाती हो, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते थे। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, जो एक सीमाओं में बधा हो, तय सीमा हो, जहां तय सीमा का मतलब होता है जैसे समय निर्धारित हो, प्लेस निर्धारित हो, टीचर्स निर्धारित हो, पाठ्यक्रम निर्धारित हो, विषय वस्तु निर्धारित हो, सब कुछ एकदम फिक्स्ड हो, तो वह हमारा एक फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है।
जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यह एक फॉर्मल एजुकेशन के तहत आता है। इसलिए आता है कि यहाँ टीचर भी निर्धारित है, यहाँ समय भी निर्धारित है, यहाँ प्लेस भी निर्धारित है, पाठ्यक्रम भी निर्धारित है, सब कुछ आपको एकदम फिक्स मिलेगा, पूरी नियोजित मिलेगा कि आपको 1 घंटे पढ़ना है, 10 से लेकर 3 बजे तक रहना है, फला टीचर आपको पढ़ाएगा। तो इसको हम फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत मानते हैं कि ये फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जो चार दीवारी के बाहर हो। चार दीवारी के बाहर की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं या नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, अर्थात अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा का। तो अनौपचारिक शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो किसी भी सीमाओं से बंधी ना हो, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है ना। किसी भी सीमा से वह बंधी ना हो, ना तो उसमें कोई फिक्स टीचर होगा, ना तो कोई पाठ्यक्रम फिक्स्ड होगा, ना तो कोई प्लेस फिक्स्ड होगा, ना तो कोई टाइम फिक्स्ड होगा, ना तो कोई जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं फिक्स्ड नहीं होंगी। कभी भी किसी वक्त आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, वह आपका अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। ये जो अनौपचारिक शिक्षा है या इनफॉर्मल एजुकेशन है, हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो यह जो इनफॉर्मल एजुकेशन है 1977 में 1977 में इसको लागू किया गया था, इनफॉर्मल एजुकेशन को, यानी अनौपचारिक शिक्षा को 1977 में लागू किया गया था। और जब ये लागू किया गया था तो भारत सरकार ने कुछ ऐसे पिछड़े राज्य, कुछ पिछड़े राज्यों में जैसे 9 कुछ ऐसे पिछड़े राज्य थे जहाँ पर शिक्षा बहुत ही पिछड़ी थी, बहुत ही मतलब हम यूँ कह लें कि शिक्षा का स्तर बहुत लो था, बहुत कम था। तो ऐसे 9 राज्यों को इन्होंने चिन्हित किया था, सरकार ने चिन्हित किया था, और उन 9 राज्यों में इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा के प्रावधान को 1977 में लागू किया। और ये 9 राज्य जो पिछड़े रहे थे, उन राज्यों में सबसे पहले बात कर लें आप आंध्र प्रदेश की, फिर आसाम की है जिसको हम असम कहते हैं, फिर J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें, फिर बिहार की बात कर लें, फिर उड़ीसा की बात कर लें, फिर MP की बात कर लें, फिर UP यानी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, फिर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात कर लें, फिर आप राजस्थान की बात कर लें। ठीक है, ये इतने 9 पिछड़े राज्य हैं जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। और यह अनौपचारिक शिक्षा जो थी, इस शिक्षा की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन की बात की गई थी। और ये जो अनौपचारिक शिक्षा है, इस अनौपचारिक शिक्षा में 15 से 35 वर्ष 15 से 35 वर्ष के लोगों, यानी प्रौढ़ शिक्षा जिसको हम कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रावधान किया गया कि 15 से 35 वर्ष के जो बालक हैं उनको भी हम शिक्षित करेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम जो 1977 में अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था, उसमें बस यही किया गया था कि जो पिछड़े राज्य हैं, 9 ऐसे पिछड़े राज्य हैं जिनमें हम औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे। अब अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के टेलीग्राम आते हैं, विभिन्न प्रकार के टीवी चैनलों पे भी शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। तो जो टीवी चैनल के माध्यम से मिलता है हमको, वह अनौपचारिक शिक्षा है। जो विद्यालय में मिलता है वह औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऐसे कुछ सैटेलाइट हैं, एजुकेशनल सैटेलाइट हैं जिनके माध्यम से शिक्षा संचालित की जाती है। विभिन्न प्रकार के CD प्लेयर हैं, DVD प्लेयर हैं, या विभिन्न प्रकार के और भी सामग्रियां हैं जिनके माध्यम से हम, रेडियो है, VCR है ना, तो इनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो वह हमारा एक अनौपचारिक साधन कहलाता है कि यह शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है। अब देखिए, ये जो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र हैं, इसमें जो व्यवस्थाएं की गई थी वह 1992 की कार्य योजना के तहत की गई थी। 1992 की कार्य योजना, जैसे सबसे पहले 1992 की कार्य योजना की बात हम कर लें तो इसमें नए अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की बात की गई थी कि नए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले जाएं। फिर दूसरा क्या कहता है कि कर्मियों एवं अनुदेशकों, यानी जो वहाँ के कर्मचारी हैं वह और जो अनुदेशक हैं उनको उच्च प्रशिक्षण दिया जाए, उच्च ट्रेनिंग दी जाए, हाई ट्रेनिंग दी जाए। फिर अगला डायट, DRU, SRT, NCERT और NEPA,
देखिए डाइट समझ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो डाइट को DRU यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट होता है, DRU, SCRT यानी राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान है ये आपका, NCRT यानी राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है ये, ठीक है। तो और निपा, ये इतने कार्यक्रम संचालित करने या इतने लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई कि वह जो है इस तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाएं। ये जो राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान है या निपा है, निपा क्या चीज़ होता है, देखिए निपा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन तथा प्रशासन संस्थान, ठीक है। तो इतने संस्थान को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा चौथा क्या कहता है, पुस्तकालयों को जन शिक्षणियों से जोड़ा जाए, जो वहाँ के शिक्षणीय हैं, जो शिक्षा लेने वाले लोग हैं, उनको हम पुस्तकालय से जोड़ दिए जाएं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे अनौपचारिक शिक्षा के जो क्षेत्र थे, किन किन क्षेत्रों को शामिल किया था, ये तो आपने देखा 9 पिछड़े राज्य थे। इसके अलावा भी कुछ शहरी क्षेत्र हैं, कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, कुछ मलिन बस्ती हैं, जिनको इस तरह के अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जोड़ा गया या अनौपचारिक शिक्षा की वहाँ तक व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर अब 21 ऐसे चिन्हित क्षेत्र हैं जहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। इसके कोर्सेज की हम बात कर लें तो ये जो कोर्सेज है, कोर्सेज में सबसे पहली बात कर लें तो जो निम्न प्राथमिक स्तर जिसको हम LKG या UKG कहते हैं, LKG और UKG, इन दोनों का फुल फॉर्म आप लिख के हमें कमेंट करिएगा कि LKG का मतलब क्या होता है और UKG का मतलब क्या होता है, ठीक है। निम्न प्राथमिक विद्यालय को 2 वर्ष रखा गया और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 3 वर्ष का रखा गया, ठीक। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट रखा गया वो अंशकालीन शिक्षा की बात की गई थी। यानी अंशकालीन शिक्षा क्या होती है, अंशकालीन शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जो छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दी जाए सुविधा के अनुसार, उसको हम अंशकालीन शिक्षा कहते हैं। विकेंद्रीकरण व लचीलापन, यानी इस तरह के हमारे व्यवस्था हो प्रवेश का कि आसानी से व्यक्ति बालक प्रवेश ले सके और बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, बहुत ही लचीली व्यवस्था हो प्रवेश की, शिक्षा की, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगला पाठ्यक्रम औपचारिक के समतुल्य होगा। जो हमारा ये अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम रखा गया वह औपचारिक शिक्षा के बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और देख लें, ये जो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, अनौपचारिक शिक्षा का जो संचालन किया जा रहा है, यह 1990 के पश्चात बहुत तीव्र गति से किया जा रहा था। इनफॉर्मल एजुकेशन का जो प्रचार प्रसार है 1990 के बाद बहुत तीव्र गति से हुआ और 1997 में 2,79,000 यानी 2,79,000 केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा 7 लाख स्टूडेंट थे जो इस तरह के अनौपचारिक शिक्षा का लाभ ले रहे थे। और भी बता दूं मैं कि कुल 21 राज्यों में और 1 संघ शासित क्षेत्रों में इसका संचालन होता था और कुल 544 NGO थे। NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको गैर सरकारी संस्था कहा जाता है, वह NGO यानी कुल 544 ऐसे NGO थे जो अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान करते थे या अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते थे। यानी 81%, 81% ऐसे सेंटर हैं जो विशेष आवश्यकता वाले राज्यों में खोले गए थे, यानी शैक्षिक पिछड़े हुए राज्यों में चलाए जा रहे थे, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश यानी बिहार, AP यानी आंध्र प्रदेश, MP यानी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऐसे कुल 5 राज्य थे जहाँ पे 81% तक सेंटर बनाए गए थे। कुल सेंटरों का, जैसे कुल सेंटर का मतलब ये था आपका कहाँ गया, ये 2,79,000 जो सेंटर बनाए गए थे, इनमें से 80% सेंटर ऐसे थे जो इन पिछड़े हुए 5 राज्यों में रखे गए थे, जैसे उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। तो इस तरह से जो है ये अनौपचारिक शिक्षा का संचालन किया गया। चलिए बस आज हम यहीं तक अपना वीडियो रखते हैं। नमस्कार।